ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में वहां पे शिवाजी की मूर्ति का अनावरण मोदी जी खुद करते हैं, फिर वो मूर्ति गिरती है। तर्क ये दिया जाता है कि हवा बहुत तेज चल रही थी इसलिए हो गया। मोदी जाके उसमें कुछ दिखाने के लिए कहते हैं मैं माफी मांग रहा हूं, ये कर रहे हैं, उनको बड़ा कष्ट हुआ है। लेकिन ये सब माफी मांगने वाली बात नहीं, ये शुद्ध भ्रष्टाचार, शुद्ध निकम्मापन। यू आर नॉट, आप वो नहीं कर सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए कोई किसी का आपको नहीं, आप किसी को नहीं छोड़ोगे। आप जब राम मंदिर बनाने आओगे तो वहां लैंड का भ्रष्टाचार करोगे। आप जब शिवाजी के लिए जाओगे, जो जिनको छत्रपति शिवाजी मतलब पूरा देश पूछता है, उसकी तो मूर्ति ऐसी बना दोगे जो गिर जाएगी, और गिर के वो खंड खंड हुई है। कोई ये नहीं हुआ है कि गिर के क्रैक हो गई या हो गई, खंड खंड हो गई है। मैं इस पे, और उसके बाद बिल्कुल ठीक किया है उद्धव ठाकरे ने, अगर जूता मारो आंदोलन किया, जो बीजेपी ने ही पहले किया था 2023 में, जूता मारो का टर्म लाए थे, अगर किया तो मुझे ऐसा लगता है इनकी लाडली बहना और ये सब पे पानी फिर गया है। शिवाजी महाराज ने आके एक लाइन से सबको साफ कर दिया है। अब तो ये भी एक इशू है। देखिए, उसमें कई एंगल्स है सर। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू वहां बनना था, नेवी ने काम दिया था। इतने जल्दीबाजी में काम क्यों हुआ? 6 फीट की मूर्ति का अप्रूवल हुआ, 36 फीट 35 फीट की मूर्ति कैसी बनी? मूर्ति जिसको दी उसने जीवन में पहली बार ये मूर्ति बनाई, इसके पहले कभी ऐसी मूर्ति बनाई नहीं थी। ऐसे नवसिखियों को ये काम क्यों दिया गया? इसका टेंडरिंग कहाँ हुआ? उसके बाद जो मूर्ति बनाई गई उसका स्ट्रक्चरल इंजीनियर कौन था? मूर्ति का वेट बीरिंग कितना था? चश्मदीद गवाह ये बोलता है कि कोई हवा तेज नहीं है, नॉर्मल हवा और पानी में वो मूर्ति टूट गई, क्योंकि नीचे जो एंगल बेस पे उनको रोक के रखे थे वो गल गए थे। सब स्टैंडर्ड लोहे के थे, और समुद्री हवा वैसे भी, हवा और पानी समुद्री किनारे पे खारा होता है, वो लोहा बहुत जल्दी खा जाता है। उसके लिए अलग ट्रीटमेंट करनी थी, क्या आपने वो ट्रीटमेंट की? आज मुंबई में इतने सालों से छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली स्टैचू जो बनी, पहली जो महाराष्ट्र में खड़ी हुई, उसका एक इतिहास है। उस स्टैचू को महात्मा ज्योतिबा फुले ने लोगों के डोनेशन से शुरू की थी बनवाना, और फिर बाद में शाहू महाराज आ गए। शाहू महाराज के साथ बड़ौदा के गायकवाड़ आ गए। सब ने मिलकर वो मूर्ति बनाई, मूर्ति बनी, और बाकायदा प्रिंस इंग्लैंड से मूर्ति का अनावरण करने आए। अंग्रेजों का टाइम था वो। देखिए समय, वो मूर्ति आज भी पूना में शान से खड़ी है, जो पहली मूर्ति बनी। क्या ये मूर्ति लोकसभा की पूरी जल्दीबाजी में बनाई गई थी? क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथ से अनावरण करके इसका लोकसभा में कैश करने का प्रयास किया जाएगा, वो जल्दीबाजी सर पे आ गई। ऐसे कई सवाल है। उसके बाद सबसे पहले स्टेटमेंट आया देवेंद्र फडणवीस का, ये मूर्ति से महाराष्ट्र सरकार का कोई लेना देना नहीं, ये नेवी ने बनाई थी, नौदल ने बनाई थी, तो वो नेवी बताएगा इसका। उसके बाद फिर नाम आया कि भाई कल्याण का आदमी है, कहीं ये श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के बेटे का दोस्त है क्या, ये है क्या, वो है, चर्चा चलने लगी। फिर एकाएक अजित पवार ने माफी मांगी और कहा कि मेरे पार्टी के लोग एक दिन के लिए अनशन करेंगे, ये जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, कहीं ना कहीं दोषी हम सत्ता में हैं तो हम उसको माफी मांगेंगे। उसका देखा देखी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं 100 बार माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन इसमें राजनीति ना करे। क्यों ना करे राजनीति? इसमें आप भ्रष्टाचार करो उसका आवाज नहीं उठाया, छत्रपति का अपमान हो उसका आवाज नहीं उठाया। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस माफी मांगे। किस लिए? इसलिए कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यह लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी थी। गलत लिखा है, सूरत लूटी नहीं थी। तो हमने भी इतिहासकारों से बात किया, और हिस्ट्री तो मेरा बड़ा पेट सब्जेक्ट रहा है, और छत्रपति शिवाजी महाराज की तो जीवनी मैंने कितनी बार पढ़ी होगी, अलग अलग लेखकों की पढ़ी। फिर मैंने कुछ इतिहासकारों की, कुछ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज के जो हिस्ट्री के हैं उनसे बात की। तो छत्रपति शिवाजी महाराज किसी के शादी में नहीं गए थे सूरत में। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले 1664 में पहली बार सूरत पे हमला किया था। वो हमला किस लिए था? सूरत उस जमाने में मुगलों का एटीएम था।
सबसे करोड़ों रुपए का, अब्जों रुपए का उस जमाने में रेवेन्यू आता था, क्योंकि मुगलों के पास वो ही एक समुद्री बंदर था, सी पोर्ट, जो व्यवसाय के लिए बहुत फ्लरिशिंग था। सूरत के बाद अगला पोर्ट आपको सीधा केरल में मिलता, उस बेल्ट में। मतलब पहला पोर्ट है सूरत, और वहां से अफ्रीका से अमेरिका तक तमाम उस जमाने में यूरोप तक ट्रेड होता था। वहां बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ थे, वहां वेयर हाउसेस थे, वहां डच, पोर्तुगल और अंग्रेज, इन तीनों की एस्टेब्लिशमेंट थी। उनको वखार बोलते थे, मतलब बड़े बड़े वेयर हाउसेस के साथ उनका माल आना जाना। उनकी छोटी छोटी आर्मी की टुकड़ियां रहती थी ताकि अपने लोगों को संरक्षण देने के लिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहा, नए किले बनाने चाहिए, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास धन कहाँ था? उस जमाने में मेडिवल पीरियड में, आनंद जी, स्थिति ये थी, थोड़ा सा आज एक आध मिनट एक्स्ट्रा लूंगा मैं, क्योंकि ये बताना जरूर जरूरी है। जरूर। क्योंकि जी उस जमाने में स्थिति ये थी कि जो पश्चिम महाराष्ट्र था वहां कोई एग्रीकल्चर नहीं होता था, आज की जैसी स्थिति नहीं थी बिल्कुल। विदर्भ में ब्लैक सॉइल थी और एग्रीकल्चर विदर्भ में होता था, बाकी जगह बिल्कुल। तो उनके लिए मेन ऑक्यूपेशन था लड़ाई लड़ना। तो गांव के 50 लड़के इकट्ठा होकर सरपंच गांव के पटेल के पास, वो पटेल अपने लड़के लेके देशमुख के पास, ऐसे करते करते एक 5,000 की फौज तैयार हो जाती थी किसी के अंडर। और वो 5,000 फौज लेके कभी वो आदिल शाह तो कभी कुतुब शाह, वो लगातार जिसने ज्यादा कमीशन ऑफर किया उसके साथ लड़ाई लड़ते थे, उनके लिए लड़ाई लड़ते थे। ये भाड़े के सैनिक हुआ करते थे। इनको क्या मिलता था? तनख्वाह तो होती नहीं थी उस जमाने में, तो उनको मिलती थी लूट में से शेयर। तो उस समय ये परिपाटी थी, ये परंपरा थी कि जब आप किसी पे हमला करोगे, किसी देश पे हमला करोगे, तो वहां लूटोगे, उसका खजाना लूटोगे, और जो लूट मिलती है आपको उसमें से एक परसेंटेज आप अपने इसके लिए छोड़ोगे जिसके लिए लड़ रहे हैं, निजाम के लिए लड़ रहे हैं, और बाकी आपके पास पैसा आता था, वो उनकी जीविका थी। तो वो लुटेरे डकैत नहीं थे। तो लूट का शब्द वो था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को पैसे की सख्त जरूरत थी। निजाम से जितना लेते थे उससे तो अपना चल ही रहा था कामकाज, जो और अपने फार्मर्स पे अकाल वकाल आ गया तो बिल्कुल हेल्प करते थे, खजाना खाली कर देते थे, लेकिन कभी टैक्स के पीछे, लगान वसूल करने के पीछे लोगों पे सख्ती नहीं बरतते थे। ऐसे में उन्होंने पहले प्री प्लान्ड करके, इट वाज वेल एग्जीक्यूटेड सर्जिकल स्ट्राइक, उन्होंने बाकायदा अपने स्पाइस से, मतलब जो उनकी गुप्तहेर थे, वहां से पूरी खबर निकालवाई कि कौन सा आदमी कितना पैसे वाला है, किसके पास कितना धन है, कौन वहां साहूकार है, कौन हुंडी का काम करता है, सारा डिटेल। और जाने के बाद उन्होंने पुणे से, पुणे, सातारा, कोल्हापुर, इस क्षेत्र से सूरत गए, जहां सूरत को कतई नहीं लगा था। मुगलों का पोर्ट था, किसी की हिम्मत नहीं थी मुगल के सामने आग लगाने के लिए। मुगलों की इधर दक्कन तक एक शिवाजी, एक छोटा सा एक फोर्स तैयार हो गया था। सामने सिद्धि था, सिद्धि वो लुटेरा था, मतलब वो भी हवाई, मतलब वो उसकी एक नेवी थी और वो जहाज लूटता था, सिद्धि जौहर, उसका कोंकण पे नियंत्रण था। मुंबई पोर्ट तो था ही नहीं। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज ने रातों रात, मतलब चल के बड़ा सीक्रेटली पूरा जाके घेर लिया सूरत। सूरत का इनायत खान तब सूबेदार था, उसको ललकारा, उसने कहा कि कौन शिवाजी, हम मुगल के सूबेदार हैं। उन्हें अंदर एंट्री की, एंट्री करने के बाद कोई कत्लेआम नहीं हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था, किसी भी सामान्य इंसान को जख्म भी नहीं होना चाहिए। वहां अंग्रेजों की चर्च थी, वहां यह आदेश था कि चर्च पे कोई हमला नहीं करेगा। सिलेक्टेड धन्ना सेठ के घर गए, नियायत खान का खजाना लूटा, सारी लूट
लाद के आ गए। थोड़ा टाइम उनको लगा कि लोगों को लगा कि भाई ये शिवाजी तो आ गए, लेकिन अभी ये इनको पैसे ना दिए तो चल जाएगा। लोगों ने पैसे छुपा के रखे थे, खजाना नहीं बता रहे थे। उनको लगा तब तक मुगल कुछ हेल्प भेज देंगे, लेकिन अल्टीमेटली थक हार के शिवाजी को दे दिया। वो पहला। उसके बाद जैसे ही शिवाजी ने हमला किया सूरत पे, ये औरंगजेब को पता पड़ा, वो आग बबूला हो गया। उसने जयसिंह को एक भारी फौज के साथ मराठा पे आक्रमण के लिए गया। जयसिंह वो छत्रपति शिवाजी महाराज की इज्जत भी करते थे, उनका बड़ा गर्व था उनको, एक दक्खन में एक कोई अपना ठाकुर आ गया है, क्योंकि कहते हैं कि भोसले बेसिकली सिसोदियास थे, राजस्थान से आए हुए, तो एक अपनापन था उनमें। तो उन्होंने सेटलमेंट किया, एक तह हो गया कि लड़ाई नहीं करते हैं, आपको हम 23 किले दे देते, आपको क्या चाहिए, 23 किले चाहिए, दे देते। सूरत, अभी सूरत पे कभी हाथ नहीं लगाएंगे, नमस्ते करेंगे। और एक जयसिंह ने कंडीशन डाली थी कि आपको आगरा चलना पड़ेगा, मैं आपको पूरे दक्कन की सूबेदारी मुगलों की तरफ से देता हूं, तो ये झगड़ा ही मिट जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए, उसके बाद वो अरेस्ट हो गए। 40 दिनों के बाद वो वहां से वापस आ गए। छत्रपति वापस आने के बाद छत्रपति का कद बढ़ गया, क्योंकि मुगलों के हाथ में उसके राजधानी से निकल के आने वाला ये शेर है। तो छत्रपति की एक ऊंचाई बढ़ गई और एक दहशत बढ़ गई। और फिर छत्रपति महाराज ने 6 साल बाद फिर 1670 में फिर सूरत पे छापा मारा, फिर सूरत से पैसा वसूला, लेकिन इस बार बहुत कम समय, क्योंकि सबको मालूम था कि शिवाजी महाराज क्या है। ये तो औरंगजेब के दरबार में उसको आंखों में आंखें डाल के, उसकी ऊंची आवाज में उसको डरा के, और उसके हाथ से निकल आया, बोले ये तो जादूगर है, ये किधर भी निकलता है, कि इसको पकड़ना मुश्किल है। तो सेकंड टाइम जब गए तो लोगों ने खुद ही आके बोले आइए स्वागत, ये तिजोरी ले जाइए। तो सेकंड टाइम गए, बहुत कम समय में वापस आ गए। उस समय का आंकड़ा जो बताते हैं 66 लाख रुपए उस समय, जो आज 66 अरब रुपए है, लाए। और उन्होंने अपने बंगले महल नहीं बनाया, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के समय बनाया हुआ एक भी महल आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ किले बनाते गए, तोहफे खरीदते गए, आर्मी को ट्रेंड करते गए, नौसेना नौसेना नेवी नौसेना नेवी खड़ी नौसेना बनाई, नेवी खड़ी कर दी। और ऐसे में वो पहले इस भारत भूमि पे पहला इंसान है जिसकी फौज तनख्वाह पे थी। उसने कहा कि युद्ध के बाद जो लूटा हुआ माल होगा वो सारा सरकारी खजाने पे जाएगा, ये कोई शेयर नहीं करेगा ना, तुम्हें हर महीने तनख्वाह मिलेगी। सैनिकों को तनख्वाह शुरू करने वाला ये पहला सेनापति सेनानी है इस देश में, इस पूरे भारत भूमि पर। जी। और तभी देखिए लूट किसको कहते हैं, तब ये लूट इसलिए कहते थे कि तब ये लूट होती थी, लेकिन लुटेरे इनके जैसे भ्रष्ट नहीं थे आज के नेताओं जैसे, ये लूट पूरा खजाना सरकार का खाली करो और अपने मॉल बनाओ, अपने 5 स्टार होटल बनाओ, ये नहीं था। बच्चों को विदेश भेज के सेटल करवाओ, ये नहीं था। उन्होंने ये देश के लिए किए। और एक मैं बताता हूं, यही लूट, बड़ी एक कहानी बड़ी हम गर्व के साथ कहते हैं कि कल्याण के सूबेदार की जब हार हुई तो उसकी बहू उठा के लाए लूट में, और सारा खजाना, सारी लूट जब खजाने में जमा हो रही थी तो कहा कि लूट में ये महिला भी लाई है। तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जिस आदमी ने ये गुस्ताखी की महिला को लाने की, उसको कड़ी सजा दी। और फिर महिला को भरे दरबार में कहा कि मुझे आज इस बात का कहीं इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में इश्यू होता, महसूस होता है कि मेरी बहन, यदि मेरी माँ तुम्हारे जैसी खूबसूरत होती तो आज शिवाजी भी तुम्हारे जैसा खूबसूरत होता और हम भाई बहन होते। तो मेरी बहन है। उनने अपने माँ जीजाबाई के पास उस महिला को भेजा। जीजाबाई ने उसका यथोचित सम्मान किया, उसे सम्मान के साथ वापस भेजा। और जाते समय महाराष्ट्र मराठा राज्य के 2 गांव उस महिला के नाम कर दिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने, कि मुझे मालूम है कि हमारी आखिरी भाई बहन की भेंट है।
फिर हम कभी नहीं मिलेंगे जीवन में। लेकिन बहन बोला है तो भाई दूज हर साल आएगी, रक्षाबंधन हर साल आएगा। तो ये 2 गाँव, एक भाई दूज और एक रक्षाबंधन के लिए परमानेंट तुम्हारे नाम, ये भाई की जी तरफ से। जी तब भी लूट ही शब्द था। तो देवेंद्र फडणवीस को, अब मैं कहीं मैं अशोक भाई जातिवाद एक में चीज बात नहीं एक करता, चीज लेकिन अशोक भाई एक मैं इसी पे आ रहा हूं। तो ये लूट, ये मैंने बताया मेडिवल पीरियड में लूट किसको कहते थे। अब नेहरू जी ने लूट लिया सूरत को लिखा है करके कांग्रेस माफी मांगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पूना में मैंने बताया पहला स्टैचू खड़ा किया, उसके लिए पूना के सारे ब्राह्मण विरोध में उतरे थे। पूरा ब्राह्मण समाज पूना का विरोध कर रहा था। तब विरोध किया, इसलिए आज के ब्राह्मणों से मैं माफी मंगवाऊं, इससे ज्यादा मूर्खपना नहीं होगा। जी जी देवेंद्र फडणवीस स्वयं ब्राह्मण है, वो बताए कि उन ब्राह्मणों के लिए लेकिन वो माफी मांगेंगे। नहीं मैं मांगनी भी नहीं इतना ही चाहिए। जी वो उस पीरियड में ब्राह्मणों ने क्यों विरोध किया, क्या विरोध किया, उस समय की स्थितियां अलग होगी। तो लूट ये शब्द उस समय अक्सर आर्मियां, जितने भी सैनिक थे, जितने भी शासक थे, वो दूसरे के राज्य में आक्रमण करके उनकी भूमि अपने साथ जोड़ते थे और उनका खजाना लूटते थे। ये परिपाटी थी, जी जी ये नहीं और परंपरा मैं थी। अशोक भाई मैं सिर्फ इतना बता दूं अपने दर्शकों को, बहुत सी किताबें हैं इस पे, मेधा देवकर की है, वैभव, अगर किसी को शिवाजी की ऑथेंटिक, जो मुझे सबसे अच्छी लगी, मैंने भी पढ़ा, रंजीत देसाई की जो शिवाजी द ग्रेट मराठा है, वो मुझे ऐसा लगता है कि उसको अगर एक बार आदमी पढ़ा, और अंग्रेजी में भी आ गई, वो मूल रूप से तो मराठी में है लेकिन उसका ट्रांसलेशन मराठी अच्छा में हुआ है अंग्रेजी में, हिंदी में भी हुआ है, उसको अगर पढ़िएगा तो आपको, जैसे एक एक जो आपने कहा ना कितने वेल प्लान्ड एग्जीक्यूशन है, कैसे ले गए उन्होंने, उसका रूपांतर उस तरह से किया है, वो बिल्कुल ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं उससे फास्ट अगर आदमी घोड़े पे चल रहा है, जो सोच नहीं सकता था कि इतने दिन में इतने वहां पहुंच जाएंगे, वो कवर कर रहे हैं डिस्टेंस, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कहां से आए कहां से गए, इस बात को। लेकिन मैं जो मूल प्रश्न पे फिर आ जाता हूं, आपको क्या लगता है कि लोगों को याद रहेगा ये जब वोट, अभी तो इलेक्शन दूर है, याद लाडली बहना से बहुत सी चीजें भुलाने की कोशिश की जा रही हैं, नहीं लेकिन देखिए, क्या ये लाडली बहना पे पहला जो हमला हुआ वो बदलापुर का वो कांड हुआ, जी जो छोटे बच्चियों का शारीरिक शोषण, उसके बाद एक छत्रपति शिवाजी महाराज हो गया। अब बीजेपी इतनी परेशान है, और मेरी कुछ ब्यूरोक्रेट से बात हो गई है वहां पे, सीनियर ब्यूरोक्रेट से जो अभी वर्तमान में जॉब में है। उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार अब ये चुनाव मार्च अप्रैल तक आगे ले जाना चाहते हैं। ओ उसके लिए हो सकता है महाराष्ट्र में कुछ भी हो जाए, और इस चुनाव आयोग को यदि ये चुनाव आगे पोस्टपोन करना होगा तो उन्हें कुछ कारण देने पड़ते हैं। क्यों चुनाव आयोग चुनाव न करवाने की स्थिति में है महाराष्ट्र में? क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, क्या भूकंप है, क्या बाढ़ है, क्या बाहरी आक्रमण हुआ है? अभी मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं जी सही बात। कि आ, ये लोग क्या कर सकते हैं, जी क्योंकि नवंबर में किसी भी हालत में नवंबर में विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट होनी ही चाहिए। जी और मैं चलते चलते दर्शकों को ये बता दूं, जब ये चारों राज्यों के इलेक्शन की बात थी तो ये माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में तो कुछ सोचना ही नहीं है, इंडिया गठबंधन हैंड्स डाउन जीतेगा, लेकिन जब इलेक्शन अनाउंस हो गए तो जो हवा चलनी शुरू हुई जम्मू कश्मीर हरियाणा, वो मालूम नहीं, महाराष्ट्र का इलेक्शन अगर अनाउंस हो गया तो वो आंधी रहेगी, हवा रहेगी, क्या रहेगी मालूम नहीं, सुनामी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। अशोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद।